हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। तो भाई गलत बोला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये जो लेक्चर है हमारा, दिस इज लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना। सर्च क्या करना है? सर्च चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 7, लेक्चर 6 या जो भी लेक्चर आपको देखना हो बाय अभिषेक साहू। ठीक, और क्लास 12th के हैं आप तो क्लास 12 साथ में लिख देना, आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर ना? आपको बता दें कि भाई इस टॉपिक में हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपकी क्लास 12 के साथ साथ जेईई नीट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बना करके देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके टेलीग्राम नोट्स आपको मिल जाएं, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं, एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में होते हैं, एकदम शॉर्ट में हम इन सारी चीज़ों को लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम पे जाएंगे और अभिषेक साहू सर फिजिक्स का नाम से हमने वहाँ पर एक चैनल बना के रखा हुआ है, आप उसको जाएं और ज्वाइन कर लें। क्लियर है? तो जो कि मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ नोट्स वगैरह वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप सभी लेक्चर्स को लाइन से देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, घंटी सब्सक्राइब के पास वाली, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो और सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। क्योंकि देखो कंटेंट तो हम ज़बरदस्त और दबा के देने वाले हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगा तो उसमें आपका ज़रूर से नुकसान होगा। तो जल्दी करें भाई। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ज़रा सोचो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ज़रा सोचो कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक, और ये कैपेसिटर इनिशियली अभी कैसा है? इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब पूरी तरह से ये डिस्चार्ज है। ठीक, और अभी मैंने क्या किया कि इस कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा। तो आप मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, फास्ट बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जो भी आपके मन में है, लेफ्ट में या राइट में? कहीं नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर ये इस पॉजिटिव चार्ज को रखने से यदि इसके अंदर चार्ज कुछ इंड्यूस होता भी है, एक माइनस, तो होता क्या है कि भाई दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी देखो, अभी क्या होता है कि हमने कहा कि जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो ये चार्ज मूव नहीं किया, तो हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। और जब हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हम उस कैपेसिटर को अपने फंक्शन के लिए, अपने यूज के लिए ले सकते हैं, चाहे पंखा में लगा दें, चाहे कूलर में लगा दें। समझ रहे हो? तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसके पास एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को हम अपने पर्सनल फंक्शन के लिए या पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। चलिए, तो आपको समझना है कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर देंगे तब जाकर के इसके पास आएगी एनर्जी। अब भाई कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी क्या करती है कि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो कि अभी क्या हुआ। लेट से मैंने प्लस को प्लस से इससे कनेक्ट कर दिया तो भाई इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इसको कनेक्ट कर दिया माइनस, नेगेटिव से, तो इस पे आ गया नेगेटिव। तो आप ये देखेंगे भाई इसके बीच में क्या बनेगी? अभी इसके बीच में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए, तो आपने जो बहुत छोटा सा चार्ज इसको दिया, चार्ज दिया, हम इसको मान लेते हैं कि हमने इसको चार्ज दिया dq डैश। कितना चार्ज दिया? छोटा सा पार्ट है ना, तो हमने इसको नाम दिया dq डैश। चलिए, अभी क्या हुआ? आपने इसको और चार्ज दिया तो एक और चार्ज आ गया उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर है या कुछ भी ऐसा तो नहीं होता कि आपने टच करा और चार्ज हो गया। इट टेक्स टाइम लगता है, धीमे धीमे चार्ज आता है। फिर और चार्ज आया तो चार्ज इकट्ठा नहीं आता ना, चार्ज छोटे छोटे फॉर्म में आता है। तो हमने कितना बोले dq डैश चार्ज आ रहा है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो भाई देखो जरा, ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यहां पे देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज एकदम रॉकेट की तरह आएगा और जाकर के नेगेटिव प्लेट से चिपक जाएगा कि नहीं? क्या बोला सर? हाँ बिल्कुल चिपकेगा। तो आपको ये समझ लेना है कि यहां पर पहले क्या था? पहले यहां पर कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ? धीरे धीरे जब आपने इसको चार्ज किया तो ये चार्ज जो यहां पे रखा फिर सटाक से आकर के इस नेगेटिव प्लेट से चिपक गया। दैट मीन्स वो चार्ज जो यहां पर आया
जब वो दौड़ा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो काइनेटिक एनर्जी आई इस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर होने से। दैट मीन्स अगर हम देखें कि जो प्लेट पर जो चार्ज है वो कहां आ रहा है? इसकी सरफेस पे, जबकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है? एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पर देखेंगे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आप ये देखें कि प्लेट तो ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और तो प्लेट के पास क्या है? सरफेस। क्या है? सरफेस। क्या है? सरफेस। और प्लेट के बीच में जो जगह आप देख रहे हो, प्लेट के बीच में ये जगह, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी जगह देख रहे हो, ये क्या है? वॉल्यूम। तो आप भी देखेंगे कि जो चार्ज है वो कहां है? चार्ज है सरफेस पे। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट्स। ठीक, प्लेट, while energy is present between the plates, in form of इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए, क्लियर हुआ? एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गई? एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये एनर्जी कितनी होगी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि एनर्जी इसके पास कब स्टोर हो पाई? जब हमने बैटरी से चार्ज किया। लेकिन सर आप भी सोचिए कि बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तब जाकर के बैटरी के द्वारा किया गया वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब सर बैटरी वर्क कैसे करती है? तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि ये अपने पास क्या है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर मान के चलो प्लस चार्ज देता है, तो एक बार उसने प्लस चार्ज दिया होगा ये वाला, ठीक, तो उसको पहले बार में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। फिर अगली बार जब ये दोबारा से प्लस चार्ज को देना चाहेगा तो ये वाला जो प्लस है ये दूसरे वाले प्लस को रिपेल करेगा। तो बैटरी अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से उसको जबरदस्ती प्लेट के अंदर पुश कर देगी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब तीसरा वाला चार्ज के अंदर एंटर करने को आया तो इन दोनों ने इसको मना किया होगा, तो बैटरी ने फिर से अपनी एनर्जी से इस चार्ज को जबरदस्ती इसके अंदर घुसा दिया। इसी तरह से ये बाकी के चार्ज भी आए होंगे। तो एक्चुअल में बैटरी क्या कर रही है? बैटरी जबरदस्ती कर रही है इन चार्जेस को प्लेट के अंदर इंसर्ट कराने के लिए। बात क्लियर हो रही है? तो जो यहां पर जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये एक्चुअल में क्या है? बैटरी के द्वारा किया गया वर्क ही तो है। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे या जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें समझना है कि जो एनर्जी है वो बैटरी ने जो वर्क किया था उसके कारण से स्टोर हुई। हाँ, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि बैटरी, आप यहां पे लिखेंगे वर्क डन by battery stores in the form of potential energy of कैपेसिटर। बात क्लियर हुई ना? अब आप समझना कि अभी हमें निकालना है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अभी आप पहले एक बार मैं आपको यहां पर रीडिंग करा देता हूं कि हमने ये क्या लिख के रखा हो। हमने लिखा है कि लेट ए कैपेसिटर, माना कि एक कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जो बैटरी लगाई गई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक, चलिए नाउ इज यूज्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें तो दोनों प्लेट पर कुछ ना कुछ चार्ज हो गया होगा, लेट्स से Q डैश एंड माइनस Q डैश, और उसके बाद आफ्टर फुल चार्ज दोनों प्लेट पे जो चार्ज है ये बन जाएगा प्लस Q एंड माइनस Q। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो आपको बताएं कि देखो पहले तो कैपेसिटर क्या होगा? पूरी तरह से डिस्चार्ज, तो इनिशियली जो चार्ज क्या होगा? वो 0 होगा। लेकिन जब आप इसको कैपेसिटर को जब चार्ज करना चाहेंगे, जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में पूरा चार्ज हो जाएगा। एक बार में तो पूरा चार्ज नहीं हो जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो दोनों प्लेट पे वो 0 था, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग
एक बार में तो इकट्ठी चार्ज नहीं हुई, तो एक टाइम ऐसा हो गया कि भाई इन दोनों के पास, इसके पास कुछ भी चार्ज प्लस क्यू डैश रहा होगा ये वाली प्लेट पे, और ये वाली प्लेट पे चार्ज रहा होगा माइनस क्यू डैश, ठीक। और इस समय डी क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर भी हो रहा होगा। कितना चार्ज? डी क्यू डैश चार्ज हम देते चले जा रहे हैं, और ये जो चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है धीमे धीमे, ठीक। अब एक पॉइंट कैसा आएगा कि जब ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए, मतलब जो इसको कैपेसिटर ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, तो इस पे चार्ज बन जाएगा प्लस क्यू और इस पे चार्ज बन जाएगा माइनस क्यू। जबकि हम स्टार्टिंग में देखें तो दोनों प्लेट पे कितना कितना चार्ज था, तो आप ये देखें कि दोनों प्लेट पे जो चार्ज था दैट वाज 0 and 0, ठीक। तो हम ये बोलेंगे भाई चार्ज कहां, ये कौन सी स्टेज है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये है इंटरमीडिएट स्टेज। कौन सी? इंटरमीडिएट, यानी बीच वाली स्टेज है ये इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक। या ड्यूरिंग चार्जिंग है ये, आप इसको बोल सकते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक ना, ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग क्लियर हो गया? चलिए, और ये वाली कौन सी स्टेज है? ये फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज, ठीक। और स्टेज में क्या हो गया, ये कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज, फुली चार्ज है कैपेसिटर, ठीक। चलिए नाउ, तो अगर हम यहां पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो लिमिट हो जाएगी आपकी, लिमिट हम यूज करेंगे, तो लिमिट हो जाएगी सबसे पहले कितना चार्ज था? 0, और फाइनली कितना चार्ज हो गया? Q। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएंगे? 0 to Q। क्लियर हो रहा है? चलिए भाई, अभी देखो हमें जरूरत तो पड़ेगी लिमिट पुट करने की इंटीग्रेशन में ना, तो चार्जिंग लिमिट हम पुट करेंगे। अभी आप जानते हो कि जो बैटरी ने जो वर्क किया, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो अब आप ये समझो कि अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं, लेट सबसे पहले मुझे यहां पर निकालना है कि भाई देखो जरा, तो dW यहां पे मैं लिखूंगा स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी, स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर चार्ज डी क्यू डैश। आप ये समझो कि बैटरी जो वर्क कर रही है एक बार में तो पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रही, ये डी क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर कर रही है। तो अगर हम बात करें डी क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर करने में इसने कितना वर्क करा होगा, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, ये आप यहां पर हेडिंग बना सकते हो, ये क्या है, यहां से ये डेरिवेशन है, यहां से क्या है, ये डेरिवेशन। चलिए, तो यहां पे लिख देता हूं, चलिए डेरिवेशन। आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं अच्छे से। चलिए, तो मैंने यहां पे लिखा कि अगर आप छोटा सा वर्क कर रहे हैं dW, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस समय देखो, ये कैपेसिटर, ये बैटरी लगी V वोल्ट की, लेकिन इस समय इसकी प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहा होगा? B डैश। ये B डैश कब है? ड्यूरिंग चार्जिंग, हाँ। तो देखो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला ये होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना है? डी क्यू डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V डैश। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि V डैश इंटू डी क्यू डैश, ठीक। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि आप जानते हो कि dW इज इक्वल टू V डैश को मैं देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है Q बाय C होता है। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डैश बाय C। C क्या है? कैपेसिटेंस। हाँ, चलिए, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं Q डैश बाय C इंटू डी क्यू डैश की जगह मैंने लिखा डी क्यू डैश, ठीक है। अब जो वर्क डन है, इसको अगर मैं चाहूं कि भाई टोटल वर्क डन मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे छोटी हेडिंग बनाऊंगा, टोटल वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है जरा। तो ये टोटल वर्क डन करूंगा तो dW हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पे Q डैश बाय C इंटू डी क्यू डैश, ठीक। अब आप ये देखो, लिमिट कहां से कहां? लिमिट है 0 से लेकर के Q तक, क्योंकि आपने देखा कि चार्जिंग कहां से कहां तक की? 0 से Q तक। ये हो जाएगा W, एंड यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका? ये 1/C कर दो बाहर, 1/C का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ Q डैश का होगा, क्योंकि पीछे लगा है डी क्यू डैश। तो ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर बाय 2। जैसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, वैसे Q डैश का हो जाएगा Q डैश स्क्वायर बाय 2।
और लिमिट क्या, 0 से लेके q यहां पहुंच गई। इंटीग्रेशन कर देने के बाद इंटीग्रेशन साइन और पीछे लगा हुआ डी क्यू डी डैश ये सब कुछ हट जाता है। तो देखो जरा w इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 1/c, ये हो जाएगा q डैश स्क्वायर। अब देखो जहां जहां ये q डैश लिखा है उसकी जगह अपर लिमिट तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस जहां जहां q डैश लिखा है उसकी जगह 0 तो 0 स्क्वायर बाय 2। ठीक, चलिए तो w इज इक्वल टू क्या बन गया, ये हो जाएगा आपके पास q स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा अपॉन 2c। तो यही वर्क डन जो है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। क्लियर है। अब आप ये जानते हो ऑल्सो, समझो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या होता है, cv। तो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी हाफ cv स्क्वायर। ठीक, हाफ cv स्क्वायर। चलिए आप यो पोटेंशियल एनर्जी जो है आप इसको u इज इक्वल टू ये u इज इक्वल टू 1/2 qv भी लिख सकते हैं। q की जगह जब आप cv रखोगे ना तो ये आपके पास एज इट इज cv स्क्वायर आ जाता है। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के फॉर्म में। बात समझ में आ गई आपको। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला। क्लियर। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि अगर ये कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में लगे होंगे तो एनर्जी किस तरह से स्टोर होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूं, अगर कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है इन सीरीज, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सीरीज में चार्ज सब पे सेम रहता है ना, चार्ज रिमेन्स सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक नाउ, तो अभी आप ये देखो कि यहां पर हमने पढ़ा है कि भाई U इज इक्वल टू कितना होता है, तो हम इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि चार्ज सेम है ना, चार्ज सेम है चार्ज सेम है हर कैपेसिटर में। ठीक, तो हाफ cv स्क्वायर की जगह, क्योंकि देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो हम वहां पे ये कर लेंगे और कैप सीरीज में चार्ज सेम होता है तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अभी देखो जरा, तो क्या चल रही है बात, अपनी बात ये चल रही है कि यहां पर जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि देखो u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c होता है। चलिए 2c। अब आप ये देखो अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में हम क्या करेंगे कि u इज इक्वल टू, देखो जरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं q स्क्वायर अपॉन 2, तो एक साइड ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये इक्विवेलेंट, मैं इसको लिख देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, और यहां पे लिख देना वेयर cs इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, तो आप भी समझते हैं कि अगर काफी सारे कैपेसिटर लग जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज हमें निकालनी पड़ेगी, और वो क्या होती है भाई, q स्क्वायर बाय 2c 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। ठीक, चलिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस q स्क्वायर अपॉन 2c2 प्लस q स्क्वायर अपॉन 2c3 प्लस ये सो ऑन। तो आप ये देखेंगे u इज इक्वल टू यहां पे कितना बन जाएगा, दिस विल बी u1 प्लस दिस विल बी u2 प्लस दिस विल बी u3 एंड सो ऑन। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं तो उनकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे हो जाती है, ये ऐड हो जाती है। ठीक, अभी मैं बात करूंगा यहां पर कि अगर ये जो कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में लगे हैं तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल डायरेक्ट लिख दो कि भाई वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। सीपी का बोलते हैं इसको, सीपी बोल देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए ना अभी देखो तो यहां पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है,
U इज इक्वल टू, यहां पे लगा दूं 1/2 या कहूं हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? तो जब पोटेंशियल सेम होता है सबका, और तो यहां पे लिख देता हूं मैं CP। ठीक, चलिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 V स्क्वायर मैंने साइड में कर दिया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपके पास C1 प्लस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एज इट इज ऐड कर देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, चलिए, तो अगर आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, U इज इक्वल टू, ये देखो, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप यहां पे देखें U इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, पहले कैपेसिटर के लिए एनर्जी, ये दूसरे कैपेसिटर के लिए एनर्जी, एंड सो ऑन। तो आप ये देखेंगे चाहे कॉम्बिनेशन पैरेलल हो या कॉम्बिनेशन सीरीज हो, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये दोनों ही केसेस में ऐड हो जाएगी, जबकि कैपेसिटेंस का कुछ अलग ही होता है। कैपेसिटेंस पैरेलल में हो जाती है सिंपल ऐड, और सीरीज में हो जाती है रेसिप्रोकल्स का ऐड। क्लियर हुआ? तो ये तो बात समझ में आ गई कि पैरेलल और सीरीज में, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ केसेस वेदर इन पैरेलल और इन सीरीज विल बी ओनली एडेड अप। ठीक, चलिए, अभी हम थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ जाएंगे, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। अभी देखो, तो अभी हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात करेंगे नाउ। तो अभी आप देखो, ये U एनर्जी कितनी होती है, Q²/2C। ये थोड़ा सा जो है इसको करने में कन्वीनियंट रहेगा, इसलिए हमने Q²/2C वाले लिया है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है, तो चार्ज कहां है, चार्ज है सरफेस पे, सरफेस पे चार्ज। तो आप यहां लिख सकते हो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस, चार्ज सरफेस पे। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप ही लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Q को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू A। ये दिखाई पड़ रहा है नाउ। ऑल्सो आप ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट का ऐसा हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा है हमने। तो यहां से जरूरत पड़ने पे मैं सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू E लिख सकता हूं। बस ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई U इज इक्वल टू, मैं अब क्या लिख सकता हूं, Q की जगह पे देखो जरा, सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा इंटू A का होल स्क्वायर अपॉन 2C। तो 2, क्या मैं C की जगह पे ये लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, अभी आप भी देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू, ये D पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा D। अब एरिया से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये बचेगा सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर, तो क्या मैं सिग्मा की जगह, चलो ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इंटू A इंटू D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। बिल्कुल सर। अभी आप ये समझो कि एरिया इंटू थर्ड साइड या एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या है, ये है वॉल्यूम। कंफ्यूज मत हो जाना, बोला सर ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ गया। सिग्मा को क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट इंटू ई अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या चल रहा है, अभी तो ये एनर्जी ही चल रही है। आप इसको फर्दर देखें तो U इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ये वॉल्यूम है अपॉन ये क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और इंटू वॉल्यूम। अगर मैं इस वॉल्यूम को इस साइड भेज दूं तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
जो कि क्या बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, ये होती है 1/2। तो आप इसको लिख देंगे एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी को हमने बोला है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की जो हेल्प है ये आपको आगे भी मिलेगी जब हम इसको मैग्नेटिक एनर्जी के लिए पढ़ेंगे। चलिए तो आप इसको ध्यान रखें, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अभी देखिए जरा, अभी आपको पढ़ना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड वाले पे, लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एनर्जी ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के साथ न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, चलिए अभी आप समझो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब है कि मान के चलो मेरे पास ये एक जो है बॉडी है और ये मेरे पास दूसरी बॉडी है, इन दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों स्फीयर जो होंगे वो दोनों सेम साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइज के होते हैं ना, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक स्फीयर पे चार्ज है -3 कूलम और एक स्फीयर पे चार्ज है, या चलो मैं आसान भाषा में इसको समझा दूं, एक स्फीयर पे चार्ज है मान के चलो 2 कूलम और एक स्फीयर पे चार्ज है 8 कूलम। तो आप मुझे बताइए जरा कि कौन से स्फीयर से कौन से स्फीयर में चार्ज का फ्लो होगा, बताओ जरा। तो ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे बोलेंगे कि सर 8 कूलाम से 2 कूलाम तक चार्ज का फ्लो होगा हमेशा। और बोला कितना कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे भाई 2 कूलाम प्लस 8 कूलाम डिवाइड बाय 2। तो आप कहेंगे सर दोनों पे जो चार्ज है ना ये 5 कूलाम हो जाएगा। लेकिन ये गलत है या कहूं अधूरा है। हमेशा याद रखेंगे कि पोटेंशियल जो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज। और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो बोला सर वो तो यही बात हुई ना कि बड़े वाली बॉडी छोटे वाली बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक 2 लीटर की बाल्टी है या 2 लीटर का छोटा डिब्बा हुआ है, ठीक, और आपके पास एक बड़ी सी टंकी है, बड़ी सी टंकी। अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों में अगर हम एक पाइप कनेक्ट कर दें तो बताओ जरा किसमें से किसमें पानी जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर बड़ी में से छोटी में पानी जाएगा। ये अधूरी बात है। आप ये बोलेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ये जो 2 लीटर की जो बाल्टी है अगर ये ऊपर रखी होगी ना इसके और आपने कनेक्ट करा दी, तो बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, 2 लीटर से बड़ी वाली बाल्टी में। ये 2 लीटर की आधी लीटर की होगी तब भी कहां जाएगा, बड़ी में जाएगा। तो दैट मीन्स के पोटेंशियल डिपेंड करता है कि किस पर कहां से कहां चार्ज का फ्लो होना है और कितना चार्ज का फ्लो होना है। बात समझ में आई। चलिए तो आप जो है सिर्फ चार्ज से पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो डिफरेंस है ये K Q अपॉन R, इसमें जो स्फीयर का जो साइज है दैट मीन जो रेडियस है वो भी डिपेंड करती है। तो हमें नहीं पता किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका पोटेंशियल कम है। हमने तो यहाँ पे सिंपल सा नाम दे दिया कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, और वही हमने ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को एक वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं तो जो चार्ज का पोटेंशियल है जो चार्ज का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल जिसको अपन बोलते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ है, लेट 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल V1 एंड V2 एंड कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स ट्रांसफर्स अप टू कॉमन पोटेंशियल, और उसको हमने लिख दिया V। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, दोबारा से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, तो उसको बोला हमने। पहली बार कब हुए थे सर, बोलो पहली बार तो इस पे हो गए थे, स्फीयर पे आए थे तब। ठीक है, देखो तो कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज, भाई देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो आपने नहीं पढ़ा कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C, तो वहीं से बना हुआ है फॉर्मूला ये। तो आप भी देखेंगे V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो हमने इसको लिखा Q1 प्लस Q2 अपॉन ये टोटल पोटेंशियल, सॉरी कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये V इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखा ही हुआ है। चलिए अच्छा एक चीज नाउ, ठीक है, ठीक। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन गया आपका।
तो कभी आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आपको समझना है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जैसे ये चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है, तो अगर दोनों का पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा ही। ऑब्वियस सी बात है कि या तो यहाँ से यहाँ होगा या फिर यहाँ से यहाँ होगा। तो जब चार्जेस फ्लो करेंगे, भले ये बहुत छोटे से टाइम के लिए हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पे करंट बन रहा है, और इस करंट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं, आप खुद से नोट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, TRANSIENT। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, जो करंट बहुत छोटे से टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, ठीक। तो जब ये करंट फ्लो होता है या कहीं जब चार्जेस फ्लो होते हैं, तो चार्जेस का फ्लो होने से जो कुछ एनर्जी होती है ना, वो हीट के फॉर्म में ये लॉस हो जाती है, लूज हो जाती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि भाई एनर्जी गेट्स लॉस्ट while transferring और redistribution of charge, समझे ना। तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या भाई, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे when charge transfers from one conductor to another conductor, then energy gets lost in the form of हीट, ठीक। आप इसको लिखें हीट और रेडिएशन ना। अभी समझो इसको। तो ये एनर्जी कितनी होगी, हालांकि इसका बड़ा सा डेरिवेशन है, लेकिन अपन को वो नहीं करना। कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसको हम निकालते हैं U इनिशियल जो एनर्जी थी माइनस फाइनल जो एनर्जी थी, जो बचेगा, क्योंकि इनिशियली जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी और फाइनली जो एनर्जी थी वो कम थी। हाँ, इनिशियल एनर्जी कैसे निकाली आपने, देखो मैं आपको बता दूं। इनिशियल एनर्जी आप निकालते हैं, ये देखो 1/2 पहले वाले की एनर्जी C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो यही होगी, क्योंकि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर 1/2 C1 और ये B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और ये B स्क्वायर। V के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ बोला सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका स्क्वायर वगैरह करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एनर्जी का जो लॉस होगा दैट विल बी कि भाई C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, और 1/2 चल ही रहा है तो ये आपका आ जाएगा 2C1 प्लस C2, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ऊपर दोनों का इनटू, नीचे दोनों को ऐड, और पोटेंशियल डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन, मतलब पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। बहुत बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे V की वैल्यू कोड करेंगे, यहाँ V की वैल्यू, फिर एलसीएम लेना है, और इस तरह का आंसर, बड़ा सा डेरिवेशन हो जाएगा, जिसके चांसेस कम ही रहते हैं हमेशा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा एक बार देख लो। हाँ, और इस क्वेश्चन को अपन करेंगे बढ़िया से, देखो जरा। ए 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। लेट्स से मेरे पास ये कैपेसिटर है और मैं इसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहा हूं। सो ये हो गया 100 वोल्ट बैटरी, और कैपेसिटेंस कितनी है इसमें, 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब क्या होता है, पिको मींस 10 टू द पावर -12, पिको मींस 10 टू द पावर -12, और ये फैरेड। चलिए अब इसके बाद, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, मतलब पूछ रहा है कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे U मुझे निकालना है। तो फर्स्ट केस में लिख सकता हूं ना यहाँ पे, फर्स्ट केस, तो केस 1, या इसमें मैं लिख देता हूं A। ये देखो जरा, तो यहां पर U इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया हुआ C और दिया है B, तो हाफ CV स्क्वायर, तो C इंटू V स्क्वायर। सो यहाँ पे बन जाएगा 1/2
C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 900 इंटू 10⁻12 और V की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10 ये 4 हो जाएगा। U इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इंटू 900 इंटू 10⁻8 बचेगा, और इसको फर्दर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये आपका 450, तो 450, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁻6 एंड दिस आंसर विल बी इन द जूल। ठीक, तो एनर्जी इसके अंदर इतनी स्टोर हो जाएगी। अब आप ये देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। पहले कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये बैटरी है, ये 100 वोल्ट की 100 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक, और उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस कुछ भी होगी। अब कहा जा रहा है कि यदि इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया गया बैटरी से और फिर अगेन एक 900 पिकोफैरेड वाले कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया, तो फिर आप बताएंगे कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपको समझना है कि भाई ये कैपेसिटर है, इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, चलो, और जिस कैपेसिटर से आपने डिस्कनेक्ट करा है उसकी जैसे देखो एक्चुअल में आप भी समझो कि इसके पास तो 100 वोल्ट, जब ये पूरा चार्ज हो गया तो आफ्टर फुली चार्ज्ड इसके पास भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, C1 के पास जो V1 है दैट विल बी 100 वोल्ट, तो आप यहां पे लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक, चलिए अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो है एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट और इसकी कैपेसिटेंस है 900 फैराड, ये है आपका चार्ज्ड, ये कैसा है, चार्ज्ड। अब आपने इसके साथ इसको जोड़ दिया, ठीक, आपने इसके साथ इसको जोड़ दिया, चलो इसमें सीरीज नहीं बोला है तो हमने कहा कि हम इसको जोड़ देते हैं ताकि चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, चार्ज। तो चार्ज करने के लिए देखो आप भी समझोगे कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे जोड़ दिया। इसका पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू क्या था, 0 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू क्या था, 0 वोल्ट। अगर पहले से नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि भाई जो दूसरा कैपेसिटर वो डिस्चार्ज ही था। कैपेसिटेंस इसकी भी C1, इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, 900 फैराड, पिकोफैराड, हाँ जी भाई 900 पिकोफैराड, चलिए पिकोफैराड। नाउ आगे आप समझो ये कैपेसिटर कैसा है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड है या कहूं अनचार्ज्ड है। तो आप ये देखेंगे भाई कॉमन पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप भी समझो यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कॉमन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो अगर मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, किसमें, पैरेलल में थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। ठीक, तो देखो कॉमन पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगा तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से अगर मैं कॉमन पोटेंशियल निकालता हूं तो ये हो जाएगा एक बार C1 900 पिकोफैराड मतलब 10⁻12, V1 की वैल्यू कितनी है भाई, 100, देखो ये हो जाएगा 0 क्योंकि V2 इज इक्वल टू कितना है, 0। चलिए अपॉन में C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 900 पिकोफैराड, तो मतलब 1800 पिकोफैराड में इसको बोल सकता हूं, 1800 पिकोफैराड। चलिए तो ये कुछ ऐसा निकल के आ गया, 900 इन 10⁻12 अपॉन 1800 इन 10⁻12, ठीक है, ये कैंसल, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5, एक मिनट, 0.5 ही आया, कुछ और आएगा, हाँ 100 का इंटू भी है ऊपर, तो ऊपर 100 है, चलिए 0.5 इंटू 100, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना, 50 वोल्ट। बात समझे। अब आपने क्योंकि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो क्या करेंगे, यहां पर देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब आप ये समझो कि भाई U इज इक्वल टू 1/2 हाफ CV स्क्वायर होता है, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक ना, U इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में तो 1/2 इन पैरेलल
तो ये C की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, ठीक। और V की जगह ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक। अगर सिंगल सिंगल निकालते तो V1 वगैरह लिखते। चलिए अब देखो ये B स्क्वायर हो गया ना, तो U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 की जगह 1800 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड मतलब 1800 इंटू 10⁻12, और V स्क्वायर की जगह 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50। चलिए तो U इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू 1800 इंटू 10⁻12, और यहाँ पर हो जाएगा 750 750, और अगर आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे 75 इंटू 18, और ये 10 टू द पावर ये 2 और एक 3 0, तो ये 10⁻9 हो जाएगा, और ये जूल इंटू कर लेंगे तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 5 जा 90, 18 7 जा कितना होता है 36, 126, हाँ तो 126 और ये 135, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया 1350 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर आप इसको ऐसा करें देखो जरा, तो 1.35 इंटू 10 टू द पावर आप इसको -6 जूल लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर, ठीक है ना। तो ये आपकी इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने लायक है, लेकिन इससे पहले मैं करूंगा ये वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसको कैसे करोगे। सुनो, कुछ भी नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन नेटवर्क, ठीक। क्या निकालना है आपको, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। भाई एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस पूरे कैपेसिटर नेटवर्क, ठीक है। तो आपको इस पूरे नेटवर्क में एनर्जी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या बनेगी, सिंप्लीफाइड सर्किट। देखो ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि देखो जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज यहां से दो रास्ते में बढ़ जाएगा। अब जहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है वो जो ब्रांचेस है वो पैरेलल में होती है हमेशा। तो आप ये देखेंगे 2 और 1 3 पैरेलल में, 2 और 1 3 पैरेलल में है ना। तो आप ये समझो कि भाई यहां से इन दोनों का जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों से जो चार्ज निकलेगा वो कहां जाएगा, डायरेक्ट ये जाएगा 2 माइक्रोफैरेड में, तो 3 माइक्रोफैरेड, और ये जाएगा 2 माइक्रोफैरेड में पूरा, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए अब देखो, और यहां पे क्या लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। अब आप ये देखो कि ये दोनों किसमें है, ये दोनों है सीरीज में, ये सीरीज में है, ये लगी हुई बैटरी 6 वोल्ट की। अब आप समझो कि इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे कितनी आएगी, 3 इंटू 2/3 + 2, तो 5, तो 6/5। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये 6 वोल्ट और ये कितना, ये 1 वोल्ट, और इन दोनों की बजाय कितना बोल दिया है, इन दोनों की बजाय 6/5, और ये कितना है 1। नाउ अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद ये कितना बच रहा है, सिक्स अपॉन 5 + 1, तो ये हो गया अपने पास 11/5। तो 11/5 ही आ रहा है ना, हाँ जी, क्योंकि पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 11/5, और ये हो गया आपके पास 6 वोल्ट। बस अब कुछ भी नहीं, कैपेसिटेंस क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई 11/5, तो C इज इक्वल टू 11/5, और ये किस में है, माइक्रोफैरेड में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा माइक्रोफैरेड, ठीक। अब आपको निकालना है भाई एनर्जी, तो U इज इक्वल टू ½ CV²। अब आप इसको निकालते रहो आराम से, U इज इक्वल टू, ठीक है, U इज इक्वल टू 1/2 11/5 इंटू V² कितना है 36। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू, देखो जरा, ये 11 इंटू 3.6, तो U इज इक्वल टू, आप यहां पर देखेंगे 11 6 या 66,
11 3 33 396, ठीक है। तो ये आपका 39.6 जूल इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस सिस्टम में, बता हो जाएगी ना। चलिए भाई ये इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। अब इसमें ये जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2015 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाई दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है भाई, C1 एंड C2। इसको जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो दोनों कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस थी, जो एनर्जी जो स्टोर थी दैट वाज 0.045 जूल। जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो एनर्जी इतनी थी। आपको निकालना है C1 C2 की वैल्यू और कैलकुलेट करना है चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ना मैंने देखा कि यदि मैं दोनों को एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता हूँ तो एनर्जी कितनी आ रही थी वो आप पहले किसी में भी निकाल लो। अगर मैं पहले पैरेलल में निकाल लूंगा ना तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा बस, और कोई बात नहीं। देखो एनर्जी कितनी आ रही थी भाई, हाफ CV², ये एनर्जी होती है। तो U इज इक्वल टू 1/2 C के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1/2 C के प्लेस पर लिखेंगे C1 प्लस C2। क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 और V² की जगह 100 का स्क्वायर। और जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो एनर्जी थी दैट वाज 0.25 जूल। अच्छा यहां से ये कुछ ऐसे हो जाएगी कि 2 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा तो 0.5 और C1 प्लस C2 बचेगा। 100 का स्क्वायर है 10⁴ हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा ये 10⁴ तो 0.5 इन अपॉन में 10⁴ पहुंच जाएगा C1 प्लस C2। तो अगर मैं यहाँ C1 प्लस C2 की वैल्यू की बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये वैल्यू है C1 प्लस C2 की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से मुझे C1 प्लस C2 की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ इस तरह से हम करेंगे। इसको सीरीज में कनेक्ट करने पर U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। तो U इज इक्वल टू हाफ C के प्लेस पर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। इनटू में क्या है V², तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁴ क्योंकि V की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁴। और U की वैल्यू देखो जरा कितनी है, U की वैल्यू जब इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हो रहा है 0.045। क्लियर है ना। अब यहां से आपके पास C1 प्लस C2 की वैल्यू है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो एक काम करता हूं पहले 2 का इंटू इससे हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा कि 0.09, ठीक। 45 का डबल 90 होता है 90, तो 0.09 हो गया। इनटू में C1 प्लस C2 पहुंच जाएगा, C1 प्लस C2 और अपॉन में 10⁴ पहुंच जाएगा। 2 0 हटेंगे 10⁴ हो जाएगा। और यहां पे क्या C1 C2 ना। अभी आप समझो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू C1 प्लस C2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा C1 C2 की वैल्यू। तो C1 C2 की वैल्यू देखना जरा कितनी आ रही है, 9 5 45, 4.5 इंटू 4.5 इंटू ये देखो 10⁻⁻10। चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 4.5 है ना। अगर मैं इसको लिखूं या चलो ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C1 C2 पावर 8 में अगर मैं कर दूं इसको तो 0. अगर मैं इसका ये डिवाइड वगैरह ना हटाता है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.045। या चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर मैं इसको ऐसे ना करता कि इसका डेसिमल नहीं हटाया मैंने, तो नीचे ये 0 वगैरह भी नहीं आती। चलिए तो ये कुछ ऐसा हो जाता, तो ये कुछ ऐसा हो जाता कि 0.09 इंटू C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 0.5 और इंटू 10⁻⁻⁴, और ये ऊपर पहुंचा ये भी 10⁻⁻⁴ C1 C2। चलिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा
ये हो जाता मेरे पास 0.045, 9 5 जा 45 और 3 डिजिट के पहले 0 लग जाता है, मतलब डेसिमल लग जाता है। अच्छा, इनटू में 10⁻8, ये किसकी वैल्यू आ गई? C1 C2 की वैल्यू। बस तो यहां से चेक करो एक बार मेरे पास कौन सी वैल्यू है, C1 + C2 की, और मेरे पास कौन सी वैल्यू है, C1 C2 की। अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि देखो मुझे C1 और C2 दोनों की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जहां पर C1 + C2 भी आ जाए और C1 - C2 भी आ जाए, ठीक, और C1 C2 भी आ जाए। तो देखो C1 - C2 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे और इसको अगर आप ऐसे ओपन करते हो कि C1 + C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2, जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे, इन दोनों को ओपन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा C1 - C2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए देखो जरा, तो C1 - C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 + C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 × 10⁻4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे समझो ये 4, C1 C2 की वैल्यू कितनी आई, 0.045 × 10⁻8 ये आ रही है। चलिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.025 नहीं 0.25 × 10⁻8 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 180, तो 0.080, ठीक है, 180, ठीक है, तो ये 0.180 × 10⁻8, ये C1 - C2 का होल स्क्वायर है। तो C1 - C2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻8 आ गया कॉमन, तो 0.25 माइनस 0. अच्छा, मैं इसको अगर 25 लिख लूँ, देखो ज़रा, अगर मैं इसको 25 लिख लूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 10⁻, तो बड़ा कर दिया, -10, ठीक। देखो डेसिमल ये 25 लिख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.10, ठीक है। चलिए 10⁻10, इसी तरह से अगर मैं इसको 18 लिख देता हूँ, डेसिमल इस साइड शिफ्ट करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 10⁻10। चलिए, अगर आपको ये डेसिमल वगैरह शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाय अभिषेक साहू, तो आपको समझ में आएगा डेसिमल कहाँ पहुँचाने से कैसे कैसे आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब अगर मैं 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा, 7, और ये लिखा हुआ है 7 × 10⁻10। चलिए, C1 - C2 का होल स्क्वायर, C1 - C2 अगर मैं करूंगा तो यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये C1 - C2 की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास 7। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और अगर मैं यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 625। 2.6 का स्क्वायर करता हूं, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये 726, ठीक है। हाँ जी भाई, देखो 6 और ये 5 2 7 516 676, हाँ, तो ये आपका अप्रॉक्स ये 0.26 चला जाएगा। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं, जब ये बाहर आएगा इससे तो आप इसको लिख सकते हैं 2.6, ठीक। 2.6 का स्क्वायर करोगे तो अप्रॉक्स इतना इतना हो जाएगा, तो 2.6 इंटू 10⁻, ये क्या बचेगा, -5, ठीक। तो C1 - C2 की वैल्यू इतनी आ गई। अगर मैं इसको 10⁻4 के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो C1 - C2 इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻4, ठीक। चलिए, तो अब आप यहां पे देखेंगे कि मेरे पास C1 - C2 की वैल्यू आ गई और मेरे पास C1 + C2 की वैल्यू आ गई। तो अभी मैं क्या करूं, अभी मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे या मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये हो जाएगी मेरे पास कोई भी इक्वेशन, या चलो मैं इसको लिख देता हूं, लेट्स से C1, हियर वी हैव C1 + C2, C1 + C2 की वैल्यू इतनी आ रही है 0.5 इंटू 10⁻4, और C1 - C2 की वैल्यू आ रही है 0.26 इंटू 10⁻4 अपॉन, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा ना तो 2C1 ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 0.76 इंटू 10⁻4, तो C1 इज इक्वल टू
0.76 में डिवाइड करोगे तो 0.38 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये C1 की वैल्यू आ गई। C2 की वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक, C2 की वैल्यू अगर आपने इतना पढ़ा है, C2 की वैल्यू आपको निकाल के बतानी पड़ेगी। ठीक, और अगर चार्ज निकालना है तो मैं निकाल के बताता हूं आपको। Q इज इक्वल टू C1V1। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 0.38 इंटू 10⁻⁻⁴ और V1 की वैल्यू है 100, तो ये 100। तो 0.38 इंटू 10⁻⁻² कूलाम। आप मुझे Q2 इज इक्वल टू C2V2 करके बताएं और ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद हो जाएगा आपका काम। ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक, चलिए, और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बस इतना ही। अगर आपको लग पा रहा है कि भाई ये वीडियो आपकी हेल्प कर पा रही है तो ज़रूर से इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसको ज्वाइन कर दो। आपके शेयर करने से इस चैनल को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी गाइज। तो आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।